Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and Indian Express initiative for 20th of August. और इस वीडियो में हम देखेंगे सतलज यमुना लिंक कैनल के बारे में, देन डोमिसाइल जॉब्स जो स्टेट में मिलती हैं उसके बारे में, देन वील सी अबाउट ट्राइफेड एंड फ्लाई ऐश और NTPC का जो प्रोजेक्ट है, एंड ऑल्सो अबाउट FRP जो शुगर केन के लिए दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो पहला है व्हाई द पंजाब CM हैज़ वार्नड अगेंस्ट रीस्टार्टिंग सतलज यमुना लिंक कैनल. ठीक है, तो पहले इस कैनल के इशू को समझ लेते हैं और ये कैनल क्या है वो देख लेते हैं. तो एक्चुअली इट इज़ अ 214 किलोमीटर वाटरवे जो कि कनेक्ट करेगा सतलज रिवर इन पंजाब एंड यमुना कैनल इन हरियाणा. ओके, तो अब हम कुछ टाइमलाइन कुछ ईयर्स देखेंगे, आपको वो याद रखना है. लाइक 1956 जब पंजाब वाज अनडिवाइडेड, हरियाणा अलग नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे जो ब्यास और रावी का जो पानी था, द वाटर्स ऑफ रावी एंड ब्यास were shared between 3 states. They were divided among 3 states of Punjab, Rajasthan and Jammu and Kashmir. Okay, thereafter the reorganization in 1966, after the Punjab was divided, then the sharing of river water issue arose, एंड पंजाब जो है उसने मना कर दिया था कि वो रावी और ब्यास का पानी जो है वो हरियाणा के साथ शेयर नहीं करेगा अगेंस्ट द राइपेरियन प्रिंसिपल. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू, दैट यू हैव टू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइपेरियन प्रिंसिपल. ठीक है, और रिवर्स के जब अक्सर इश्यूज होते हैं रिवर वाटर शेयर करने के, तो ये राइपेरियन का इशू अक्सर आता है. ओके, एंड द स्टेट्स जो होते हैं उनको कुछ पर्टिकुलर राइपेरियन राइट्स मिले होते हैं. ओके, आफ्टर दिस देन इन 1976 फाइनली द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, और जो सेंटर है उसने उसका रिवर का जो शेयर है वो हरियाणा को एलोकेट कर दिया था. एंड इन 1981 टू प्रोवाइड दिस एलोकेटेड शेयर, मतलब फिर से है ना 1981 में एक्चुअली रिवर वाटर का शेयर जो है वो रिवाइज किया गया था, बिकॉज दिस वाज एस्टिमेटेड कि वहाँ पे रिवर लेवल क्योंकि राइज हो गया है तो एडिशनल शुड बी एलोकेटेड. ओके, तो उस केस में क्या हुआ था कि सेंटर ने ये किया था कि जो एलोकेटेड शेयर ऑफ वाटर है वो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा को दिया जाए और उसके लिए कैनल लिंक की जाए सतलज को यमुना से कनेक्ट करने के लिए, कटिंग अक्रॉस द स्टेट. और 214 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन 1982 में फाइनली स्टार्ट हुआ था, जिसमें से 122 किलोमीटर वॉज टू रन थ्रू पंजाब और बाकी का हरियाणा से. अब हरियाणा ने तो अपने साइड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है, बट वर्क इन पंजाब हैज़ बीन हैंगिंग. ओके, तो 30 साल से ज़्यादा हो गए, अभी भी वहाँ पे है. अब इस इशू से रिलेटेड वायलेंस क्या है, मतलब बहुत बड़ा इशू ऑलरेडी ये रह चुका है, बहुत पुराना इशू है. ओके, सो इंदिरा गांधी लॉन्च्ड द कंस्ट्रक्शन. ये जो कैनल था इसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने 1982 में कपूरी विलेज से लॉन्च किया था. तो उस टाइम पे जो अकालीस थे उस वहाँ पे उन्होंने एक एजिटेशन लॉन्च किया था इन द फॉर्म ऑफ कपूरी मोर्चा. ओके, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रपोज शेयरिंग ऑफ वाटर. और फिर 1985 में जो प्राइम मिनिस्टर थे तब के राजीव गांधी और अकाली दल के जो चीफ थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, ओके, उन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया था नए ट्रिब्यूनल के लिए, और उसी के कुछ दिन बाद लोंगोवाल वाज असैसिनेटेड बाय द मिलिटेंट्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं. अब पंजाब को क्या लग रहा है, पंजाब क्यों शेयर नहीं करना चाहता है, तो उनका कहना है कि आज तक जो प्रेशियस ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उससे जो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो किए हैं दैट वर फॉर द इंटायर कंट्री. एंड मतलब अब अगर वो पूरे पानी वगैरह जो है वाटर्स को शेयर करेगा तो इट विल फेस डेजर्टिफिकेशन, पूरा वहाँ पे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दूसरी बात ये भी है कि अगर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो अब यूथ को हो सकता है वहाँ पे लगने लगे कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, और ऑलरेडी वहाँ पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती है जैसे पंजाब में खालिस्तान वगैरह के लिए. तो ऐसे टाइम पे जो पाकिस्तान है और सिसेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जैसे सिख फॉर जस्टिस, वो ऐसे यूथ को इस प्रॉब्लम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एंड फॉर्मेंट ट्रबल इन द स्टेट.
तो पंजाब क्यों शेयर नहीं करना चाह रहा है पानी? बिकॉज इट इज़ फेसिंग सिवियर वाटर क्राइसिस। ऑलरेडी वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है अंडरग्राउंड एक्वाफर्स का, क्योंकि वहाँ पे मोनोसाइकिल्स चलती है वीट और पैडी की, तो जिसकी वजह से पैडी वगैरह ग्रो, मतलब वैसे वहाँ पे वीट ग्रो किया जाता था, लेकिन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑल वहाँ पे पैडी बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और आपको पता है कि ग्रोइंग राइस पैडी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, तो वहाँ के ग्राउंड वाटर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। ओके, सो नाउ दे आर नॉट विलिंग टू शेयर। नाउ डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा लॉ क्या है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स वगैरह हम देख लेते हैं। तो एमपी ने अभी रिसेंट न्यूज़ यही थी कि एमपी गवर्नमेंट ने एक नया डिसीजन निकाला था कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं दे विल बी रिजर्व फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, यानी कि जो स्टेट में रहने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। नाउ व्हाट डज़ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज ऑन दिस मैटर? तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 है जो कि कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए अंडर लॉ इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोहिबिट्स द स्टेट, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए और स्टेट को प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। ओके, लेकिन इसी में आर्टिकल 16 के 3rd क्लॉज में इट प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन दैट सेज दैट पार्लियामेंट में make a law prescribing a requirement of residence for jobs in a particular state। ओके, तो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है ऐसा रिक्वायरमेंट कि किसी स्टेट के पर्टिकुलर जॉब्स के लिए रेसिडेंस एक रिक्वायरमेंट हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द पावर सोली वेस्ट इन द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है। और अभी इस केस में एमपी गवर्नमेंट ने ये मतलब डिसीजन अपना दिया है। ओके, अब जो जॉब्स रिजर्व की जाती है फॉर लोकल्स उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड अगेंस्ट द रिजर्वेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। ठीक है, तो 1984 में ये इशू आया था फॉर द ऑन द लेजिस्लेशन फॉर सन्स ऑफ द सॉइल, इट वाज डिस्कस्ड, और कोर्ट का यही कहना था कि ऐसी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है। ओके, तो अब एक्सेप्शंस क्या हैं कि कुछ स्टेट्स में हाउ कम देयर आर लॉज दैट रिजर्व जॉब्स फॉर लोकल्स, तो अभी भी ऐसे एक्सेप्शंस हैं। तो वही है कि जो पार्लियामेंट को पावर दिया है आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 में, उसका यूज़ करते हुए पार्लियामेंट ने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट इनेक्ट किया है, विच एम्स एट अबॉलिशिंग ऑल दी एग्जिस्टिंग रेसिडेंस रिक्वायरमेंट्स। तो इसका यूज़ करके उन्होंने बोला कि जो भी रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बाकी स्टेट्स में तो हटा दी जाएगी, लेकिन इन्होंने स्पेशल इंस्टेंसेस रखे हैं आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के लिए, यानी कि इन स्टेट्स में जो है जो वहाँ की जॉब्स हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जॉब्स हैं, वहाँ पे रेसिडेंस रिक्वायरमेंट आप दे सकते हो। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। लेट्स मूव टू पीआईबी। ओके, तो इसमें पहली न्यूज़ है ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन्स। तो ये एक इनिशिएटिव है ट्राइफेड का एंड इंश्योर्स दैट कि किसी को बाहर ना निकलना पड़े, दिस इज स्पेशली फॉर द कोरोना टाइम्स, कि जो भी ऑर्गेनिक और एसेंशियल नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं और जो कि सस्टेनेबल और होलसम वे ऑफ लिविंग है वो आसानी से लोग अडॉप्ट कर लें और इसके लिए उनको बाहर ना निकलना पड़े। तो इन्होंने क्या किया है, गो वोकल फॉर लोकल को और ज़्यादा इसमें कन्वर्ट कर दिया है, गो वोकल फॉर लोकल, गो ट्राइबल। ओके, एंड जो भी इसमें सेल्स के प्रोसीड रहेंगे वो डायरेक्टली ट्राइबल्स को जाएंगे ताकि वो अपने इनकम और लाइवलीहुड को सस्टेन कर सके। तो मतलब बेसिकली जो भी इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह या फिर कुछ रिटेल वगैरह के जो हैंडीक्राफ्ट और ये सब होते हैं, इनको डोर टू डोर पहुंचाने के लिए ये इनिशिएटिव है। ओके, और ट्राइफेड के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन हुआ था 1987 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्राइबल पीपल का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना बाय वे ऑफ मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। तो जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मेटल, क्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, पॉटरी, पेंटिंग वगैरह जो भी होता है, उनकी मार्केटिंग करना ताकि ट्राइबल
लोग जो हैं उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ओके, तो इनका जो फंक्शन है वो दो तरीके के फंक्शंस हैं ट्राइफेड के, एक तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का डेवलपमेंट और दूसरा रिटेल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, सेकेंड न्यूज़ इज़ अबाउट फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन। तो अभी वो एस्टिमेट किए गए हैं, एडवाइस किए गए हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि FRP क्या होता है। ओके, सो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो होता है शुगर केन का, ये मिनिमम प्राइस होता है एट विच रेट शुगर केन इज़ टू बी परचेज्ड बाय शुगर मिल्स फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, तो ये मिनिमम प्राइस है जिस पे फार्मर्स से शुगर मिल्स को शुगर केन जो है उसको परचेज करना पड़ेगा, और इसको डिटरमाइन यूनियन गवर्नमेंट करती है, लेकिन रिकमेंडेशंस इसकी CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस देता है। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे इज दैट यू हैव टू टेल मी अबाउट दिस कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ओके, और इसके जो रूल्स हैं वो कैसे डिटरमिन होते हैं? FRP के रूल्स जो हैं दे आर डिटरमिन्ड अंडर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1966। मैथडोलॉजी क्या होती है? कई सारे फैक्टर्स को देखा जाता है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड सप्लाई की क्या सिचुएशन है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल प्राइसेस और इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी। ओके, और FRP के बेनिफिट्स क्या हैं? तो अश्योरेंस मिलता है फार्मर्स को कि एक पर्टिकुलर मार्जिन उनको मिलेगा ही मिलेगा, भले उसमें फिर शुगर मिल्स को प्रॉफिट मिले या ना मिले। ओके, now third news is that NTPC develops infrastructure at Rihand. Rihand is in UP for increasing the use of fly ash utilization. ठीक है, तो NTPC के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक सेंट्रल PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और ये कंट्री की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है। ओके, अब न्यूज़ क्या है कि जो रिहान पे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इट विल ट्रांसपोर्ट जो भी फ्लाई ऐश होता है फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ टू सीमेंट प्लांट्स, उनको सीमेंट प्लांट्स पे ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, तो ये बेसिकली इन्होंने एक कमिटमेंट किया था ऑफ 100% यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश फ्रॉम पावर प्लांट्स। जो NTPC के पावर प्लांट्स रहते हैं वहाँ पे जो भी फ्लाई ऐश निकलता है उसका 100% यूटिलाइजेशन करने का कमिटमेंट किया था, जिसके लिए इन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। फ्लाई ऐश मैनेजमेंट के नए एवेन्यूज़ अभी क्या हैं, कहाँ कहाँ पे फ्लाई ऐश का यूज़ किया जाता है? तो जैसे जियो पॉलीमर रोड्स हो गए, और उसके बाद में यूज़ ऑफ बॉटम ऐश एज रिप्लेसमेंट ऑफ फाइन सैंड। ठीक है, मतलब सीमेंट कंक्रीट बनाने में, इसलिए देखो सीमेंट प्लांट्स में भेज रहे हैं कि फाइन सैंड की जगह पे आप इसका ऐश का यूज़ कर सकते हो, और एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए भी फ्लाई ऐश क्लासिफायर यूनिट भी बनाया जाएगा। फ्लाई ऐश क्या है? तो एक्चुअली में ये एंड प्रोडक्ट होता है कंबशन का, जब पावर जनरेशन होता है इन अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो NTPC के जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं वहाँ पे जो पावर जनरेशन होता है वो कोल बेस्ड होता है, उस दौरान कंबशन में काफ़ी ज़्यादा फ्लाई ऐश जो है एज अ एंड प्रोड्यूस निकलता है। और ये वैसे मतलब क्यों हार्मफुल है? बिकॉज इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ PM 2.5। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का मेजर सोर्स है, जो कि फाइन रेस्पिरेबल और पोल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं समर में, और ये एयरबॉर्न हो जाता है और 10 से 20 किलोमीटर के रेडियस तक ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और ये पानी और दूसरे सरफेसेस पे सेटल हो सकता है। ओके, और फ्लाई ऐश में बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं फ्रॉम कोल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ PM 2.5 और ब्लैक कार्बन। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम PIB एंड इंडियन एक्सप्रेस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड ट्राई गिविंग द आंसर्स, कीप गिविंग योर फीडबैक, एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। थैंक यू।